तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस होता क्या है। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कोई भी बॉडी हो ना, हर एक बॉडी के पास एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। हर एक बॉडी चार्ज को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। वो कितना स्टोर करेगी, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सी से इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज ऑब्जर्व दैट जितना ज्यादा चार्ज बॉडी को आप ट्रांसफर करते जाओगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वी के। इसमें प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है सी। दिस सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो मैथमेटिकली आप कैपेसिटेंस को बोल सकते हो चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू बाय वी। इसकी यूनिट की बात करें तो फेराड इसकी यूनिट है। फराड में इसको क्या करते हो आप? मेजर करते हो। बहुत बड़ी यूनिट होती है ये। तो खासकर जब हम क्वेश्चंस करेंगे देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई या तो माइक्रो फराड यूज कर रखा होगा या मिली फराड यूज कर रखा होगा। माइक्रो फराड का मतलब 10 की पावर -6 आ जाएगा, मिली में 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो बहुत बड़ी यूनिट है। इसकी आप डायमेंशंस निकालने वो भी पूछी जा सकती हैं। चार देखो डायमेंशंस के लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको तो C इक्वल्स टू क्या? V वर्क बाय चार्ज होता है, पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज। बाय का चार्ज ऊपर आ गया तो क्या? स्क्वायर। चार्ज की यूनिट होती है A1T1, स्क्वायर करोगे तो A2T2 और वर्क डन की यूनिट होती है M1L2T-2। अरेंज करोगे तो M-1 L-2 T4 A-2। डायमेंशंस होगी कैपेसिटेंस की, ये कैपेसिटेंस की यूनिट होगी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया और ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। एक मिनट ठहरे, इसमें A ऊपर ही था तो A+2 रहेगा, T ऊपर जाके प्लस हो गया, A पहले से ही ऊपर था। तो डेफिनेशन आपके पास, अगर डेफिनेशन पे चलो हम कैपेसिटेंस निकालते हैं पहले एक आइसोलेटेड सफियर की। आइसोलेटेड सफियर, ये फर्स्ट डेरिवेशन है इससे रिलेटेड। क्या लिखा है? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड सफियर। ये एक सफियर है, इसकी आपको कैपेसिटेंस चाहिए जिसकी रेडियस दे रखी है r के बराबर। चार्ज सफियर है, मतलब चार्ज ही तो स्टोर करना है। क्यों चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। कितना चार्ज दे सकते हैं ताकि उसके बाद सारा का सारा लीक होना स्टार्ट हो जाए, तो मैक्सिमम हमें इसमें ऑब्जर्व करना है। तो भाई एक बात सोचोगे, अगर क्यू चार्ज इस पे आया तो पोटेंशियल कितने के बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। के किसके बराबर होता है? 1/4πε0 और साथ में है क्यू बाय आर। कैपेसिटेंस अभी अभी देखी C इक्वल्स टू क्यू बाय वी। क्यू यूं का यूं, V की जगह पे क्या आ गया? क्यू बाय का 4πε0 ऊपर आ गया। क्यू से क्यू हुआ कैंसिल, तो C इक्वल्स टू 4πε0 r। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। भाई हमें निकालनी थी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या था? चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, जिसका फॉर्मूला है क्यू बाय वी, यूनिट है उसकी फेराड। पहली डेरिवेशन की तो हमने एक सफियर दे रखा था जिसपे आपने क्यू चार्ज है, कितना चार्ज उसके पास? क्यू, कि भाई इसकी कैपेसिटी बताओ, रेडियस आर। या वैसे सिंपली बोल देता कि एक आर रेडियस का सफियर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हमने मान लिया कि भी वो क्यू चार्ज स्टोर कर सकता है, तो V होगा के क्यू बाय आर। के मतलब 1/4πε0, क्यू और आर एज इट इज। C इक्वल्स टू क्यू बाय वी, वहां पे V की वैल्यू रखी तो क्यू से क्यू कैंसिल, आंसर आया 4πε0 आर। यहां से हम दो बातें निकालते हैं। एक तो अर्थ अगर एक कैपेसिटर के तौर पे लेके चलो तो वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। तो आपको पता है कि अर्थ भी एक सफियर है जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है। मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर 3 साथ लग जाएगा।
अब सी के फॉर्मूले में रखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और रेडियस है 6400 इंटू 10 की पावर 3। इसको सोल्व करोगे तो बच्चों नियर बाय वैल्यू आ जाएगी 711 माइक्रोफेराड। ये अर्थ, अगर अर्थ के साइज का आप एक स्फीयर ले लेते तो जो जो चार्ज स्टोर होता उसमें वो कितनी एबिलिटी होती है उसकी 711 माइक्रोफेराड। दूसरी बात आपसे पूछ सकते हैं कि 1 फेराड चार्ज स्टोर करना है, मतलब एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 1 फराड हो तो उसकी रेडियस बताओ कितने के बराबर। तो सी की जगह पे आ गया 1, यहां रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट और साथ में आर निकालोगे तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। बचपन से जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। तो इतनी मीटर का आपको एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। इसी फैक्ट को आप इस बात को शो करने के लिए यूज कर सकते हो। कोई आपको बोल देता कि 1 फराड बहुत बड़ी यूनिट है, इसको बात को वेरीफाई करो, तो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 1 फराड स्टोर करने के लिए जो स्फीयर लेके आते उस स्फीयर की रेडियस लेनी पड़ती 9 गुना 10 की पावर 9। अगर आप अर्थ की रेडियस भी देखो ना तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6, यहां 10 की पावर 6 है और यहां 10 की पावर 9 है। तो लगभग अर्थ से 1000 गुना ज्यादा रेडियस का स्फीयर बनाना पड़ता। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती आपके पास। बताओ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 4 केस देखेंगे। सबसे पहली बात है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम हो, ये प्लेट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो बताओ ये कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले 2 पीछे के या 3 पीछे के फार्मूले में थोड़े से आपको बता दूं। सबसे पहला, अगर ये 2 प्लेट लेके चलो तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है, और कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैपेसिटेंस होता है Q बाय V। 3 फार्मूले फिर सुन लो, अगली चारों पांचों डेरिवेशन में यूज होंगे। ई होता है सिग्मा बाय, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ना करता हो तो सीधा लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और तीसरा फॉर्मूला कैपेसिटेंस जो है आपके पास वो Q बाय V के बराबर होता है। बात नंबर 1, बात नंबर 2 और बात नंबर 3, अगर ये 3 बातें दिमाग में रहेंगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। चौथी बात और सुन लो, अगर सॉलिड्स की बात करें तो उसमें एक वर्ड आते हैं 2। एक वर्ड यूज हो सकता है आपके कंडक्टर और एक वर्ड यूज हो सकता है डाइलेक्ट्रिक। एक कंडक्टर और एक डाइलेक्ट्रिक, सारे टाइप्स फिर देख लेंगे। अभी 2 बात सुन लो, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर की यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो प्रॉपर्टी ये है कि कंडक्टर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस हैं जिनके बीच, जिनका इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड से कम होता है और कितने के बराबर होता है E बाय के। के है उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा कंसेप्ट समझाऊं तो क्या है, जैसे ये मैंने कंडक्टर रख दिया और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मैंने, मान लो, तो बाहर से जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा इस कंडक्टर में अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये सब्सटेंस कंडक्टर है तो उतना ही इंड्यूस होगा जितना मैंने अप्लाई किया। अप्लाइड और इंड्यूस्ड इक्वल एंड अपोजिट है तो टोटल इनसाइड में हो जाएगा 0। अगर यही सब्सटेंस एक डाइलेक्ट्रिक होता और मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मैं प्लेस कर देता, रख देता, तो इसके इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता, बट जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका मतलब अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा और वो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड से कम होगा, और कितने के बराबर होगा उसका फार्मूला पाया गया था E बाय के। E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाई इलेक्ट्रिक। तो सेम बात मैंने यहां बोली थी, कंडक्टर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय के बराबर होता है। तो 4 या 5 बातें क्या याद रखनी है अगली डेरिवेशंस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड
दो प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, कैपेसिटेंस क्यू बाय वी, कंडक्टर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय K। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसकी ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, इनके बीच की डिस्टेंस d है। तो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। सिग्मा अभी अभी बताया था, सिग्मा होता है Q बाय A, तो E हो गया Q बाय A एप्सिलॉन नोट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाय A एप्सिलॉन नोट और डिस्टेंस है D। तीसरा स्टेप कैपेसिटेंस निकाल लो, बीच में एयर या वैक्यूम ले रहे हो तो कैपेसिटेंस को C नोट बोल देते हैं। कैपेसिटेंस अभी अभी बताया था Q बाय V होता है, Q यू का यू, V का फॉर्मूला है क्यू डी बाय का A एप्सिलॉन नोट ऊपर ले आए, Q से Q कैंसिल हो गया, आंसर आ गया A एप्सिलॉन नोट बाय D। This is the capacitance of a parallel plate capacitor with vacuum or air between the plates. This is case 1। देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इनके बीच में वो ले आए एक कंडक्टिंग स्लैब, टोटल डिस्टेंस आपके पास वही d है, एक t थिकनेस की स्लैब और रख दी। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब अगर है ना तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 और बाहर जो भी आपका पहले से था वही मौजूद रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए दो, बाहर वाले का नाम E1 रख दो, अंदर वाले का नाम E2। तो E1 तो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा मतलब Q बाय A और साथ में है भाई एप्सिलॉन नोट, और E2 होगा 0। ये हो गया पहला स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना। दूसरा स्टेप निकाल लो पोटेंशियल। अब दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल में भी दोनों फील्ड की हेल्प लेनी है। E1 कितनी जगह पे है, D में से T जगह पे तो स्लैब आ गई, तो खाली जगह बच गई सिर्फ D माइनस T वाली, और E2 कितनी जगह पे आया हुआ है, T जगह पे आया हुआ है। दोनों की वैल्यू रखो, E1 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो E1 की वैल्यू है Q बाय A एप्सिलॉन नोट और साथ में है D माइनस T, प्लस E2 की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू समथिंग करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो दूसरे स्टेप पे आ गया V की वैल्यू आई Q इंटू D माइनस T डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नोट। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोगों को V तक का समझ आ गया होगा सारा का सारा। अब तीसरा स्टेप होता है कैपेसिटेंस निकालना। कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, C इक्वल्स टू Q बाय V, Q एज इट इज, V अभी अभी निकाला है Q, ये बीच में एक दो जगह चला नहीं था मार्कर, D माइनस T बाय का A एप्सिलॉन नोट ऊपर आ गया, Q से Q कैंसिल हुआ, कैपेसिटेंस आया A एप्सिलॉन नोट D माइनस T। ये वो सिचुएशन है जब आपके पास कंडक्टिंग स्लैब बीच में रखी थी, आपके पास कंडक्टिंग स्लैब अगर रख दी जाए तब की सिचुएशन थी ये। अब वो बोल देता कि ना भाई हमने तो कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखी, हम तो इसमें शायद डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, कंडक्टिंग स्लैब की जगह पे बोल दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। स्लैब ठीक से बनाइयो, ये तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, टोटल डिस्टेंस d और बीच में जो ये स्लैब रखी है इसकी थिकनेस t। प्यारे बच्चों पहले ये एक बात बताई थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E2 रख दें, बाहर वाले का नाम E1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो E1 किसके बराबर होगा, वही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा मतलब Q बाय A साथ में एप्सिलॉन नोट। E2 की वैल्यू कोई बताएगा, शाबाश, E1 बाय K, E1 वही Q बाय A एप्सिलॉन नोट साथ में K। बस कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले में यही फर्क है, वहां E2 0 था, यहाँ E2 E1 बाय K है। अब वही स्टेप V किसके बराबर आएगा,
E1 कितनी जगह पे है D-2, E2 कितनी जगह पे है T। अब वैल्यू रखोगे ना E1 और E2 की, तो Q बाय A एप्सिलॉन नोट तो दोनों में से कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा D-T प्लस T बाय K, ये आपकी ब्रैकेट में रह जाएगा, ये आया V। अब फिर लास्ट स्टेप कैपेसिटेंस C होता है Q बाय V, Q यूं का यूं, V भी पुट करोगे तो उत्तर बचेगा A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय D-T प्लस T बाय K। ये था केस नंबर 3। एक बार फिर बताऊं तो शुरुआत यहां से की थी केस 1 पीपीसी के केस में, जब सारी ही जगह पे वैक्यूम था तो आया था A एप्सिलॉन नोट बाय D। फिर दूसरा केस जो हमने देखा, वहां पे बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दी, और कंडक्टिंग स्लैब की प्रॉपर्टी होती है कि उसके इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड ZeRO के बराबर होता है, तो वहां से आया A एप्सिलॉन नोट बाय D-T। तीसरे केस में या चौथे केस में हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे तो अपना कैपेसिटेंस आ गया A एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय D-T प्लस T बाय K। लास्ट इसी में पूछ सकते थे कि भाई हम तो पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं, हम तो पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आएंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए ना, तो पूरी ही जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जितना पहले था उसका क्या हो जाएगा 1/k टाइम्स हो जाएगा। अगर ये मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है ये स्लैब पूरी जगह पे ही आ जाए। स्लैब पूरी जगह पे आने का मतलब सीधा सा इस फॉर्मूले में टी की जगह डी बना दो वैसे, तो ई डैश और ये सारी वैल्यू रखोगे तो मैं डायरेक्ट लास्ट फॉर्मूले पे पहुंच जाता हूं। सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस डी प्लस डी बाई के, डी से डी हुआ कैंसिल, सी आया ए एप्सिलॉन नोट डी, डिवाइड के डिवाइड में तो पलट के ऊपर आ गया, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी होता है सी नोट, तो कैपेसिटेंस हो गया के टाइम्स। कोई हरियाणा बोर्ड में है तो बेशक से इसके ऊपर इंपोर्टेंट बात लिख लो, एमसीक्यू जो आने उसमें पूछ लेते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बीच का सारा मीडियम डाइलेक्ट्रिक बना दे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। कितना बढ़ता है के टाइम्स हो जाता है आपके पास वो। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। हमें पता है अगर चार्ज को लेके आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन होगा तो कुछ थोड़ा बहुत सा लॉस हो जाता है, बाकी एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। अगर वो एनर्जी आपको निकालनी हो तो मान लो आप डी क्यू चार्ज से पोटेंशियल बढ़ गया वी, तो उस दौरान स्मॉल अमाउंट हुआ वी इंटू डी क्यू, टोटल के लिए कर दो इंटीग्रेट, मान लो पहले चार्ज जीरो था बाद में चार्ज स्टोर हो गया क्यू। सबको पता है कि भाई V होता है Q बाय C, साथ में है डी क्यू, 1/c को तो बाहर रखा, Q का Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो पावर एक बढ़ा दी, उसी से भाग कर दिया, लिमिट है 0 से लेके Q तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C। ये डेरिवेशन तो सबको समझ आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती, समझने वाली बात ये है कि सर ये कैसे लिखा, बात यहां अटक जाती है। पहला स्टेप आ जाए तो फिर पेपर में डेरिवेशन लिखी आओ, किसी ये तो नहीं पता ये कैसे आया, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। पोटेंशियल डिफरेंस होता था वर्क बाय चार्ज, वर्क चाहिए तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने क्या किया, पहले स्मॉल अमाउंट के लिए देख लिया कि भाई थोड़ा सा चार्ज आया कैपेसिटर के पास डी क्यू, तो उससे कितना पोटेंशियल आ गया होगा वी, तो उस दौरान वर्क हुआ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे के लिए क्या कर दिया इसको इंटीग्रेट, v क्यू का फंक्शन है तो v हमने पढ़ा है क्यू इक्वल्स टू सी वी, वहां से v आएगा क्यू बाय सी, v की जगह रख दिया क्यू बाय सी। अब इंटीग्रेट कर दिया, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले गए, कैपेसिटेंस जो था वो कांस्टेंट था बाहर आ गया, क्यू का क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन शक्ति एक बढ़ा दी, उसी से भाग कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां से इसके दो फार्मूले और बदले जा सकते हैं। सबको पता है क्यू इक्वल्स टू सी वी, अगर यहाँ क्यू स्क्वायर रखोगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, एक सी से एक सी कैंसिल हुआ तो फॉर्मूला आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। आप सी का फार्मूला भी तो रख सकते थे, सी की जगह पे आता क्यू बाय वी, तो यहां रखते तो क्यू
स्केयर बाय 2, सी की जगह क्यू बाय वी, बाय का वी ऊपर, एक क्यू से क्यू गया, तो बच्चों आपका फॉर्मूला हो जाता हाफ क्यू वी। क्यू चार्ज दिया, उससे वी पोटेंशियल आया, ध्यान रहे वर्क डन होना था चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर हुई चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बाय 2, वर्क डन तो हुआ क्यू वी, स्टोर हुआ क्यू वी बाय 2, आधा कहां गया, आधे का हो जाता है लॉस, हीट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। जितना वर्क करते हो ना चार्ज को स्टोर करवाने के लिए, सारा का सारा उसमें स्टोर नहीं होता है, 50% ही स्टोर होता है, बाकी 50% का हो जाता है लॉस। दिस इज टोटल वर्क डन एंड दिस इज एनर्जी स्टोर्ड। दोनों देखो तो 50% का फर्क है, 50% कहां गया, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। एनर्जी स्टोर के साथ साथ एनर्जी डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं कि भाई एनर्जी डेंसिटी कितने के बराबर आएगी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर थी हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, 1/2 यू का यू। कैपेसिटेंस अभी अभी निकाल के आए थे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और साथ में वी स्क्वायर यू का यू, साथ में ए और डी यू का यू। थोड़े से ध्यान से देखो तो ए से ए गया, डी इंटू डी हो गया डी स्क्वायर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी इंटू डी हो गया डी स्क्वायर, तो फार्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सब बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस पोटेंशियल होता था, तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर का मतलब हो गया ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से दर्शा देते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।